अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीमेन जीमेन इफेक्ट। जीमेन इफेक्ट क्या है आपके पास? द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू टू और more than two components in the presence of field, in the presence magnetic field। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो स्प्लिट हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक हो गया। आपने कोई भी एटम लिया है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे एज ए परटर्बेशन एक्ट करेगी, और जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपको ऑलरेडी मिल रही थी स्पेक्ट्रोमीटर से, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि एक सिंगल लाइन आपको स्पेक्ट्रल लाइन से मिल रही है, स्पेक्ट्रोमीटर से मिल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो सकता है, इफ पॉसिबल कि आपके पास वो 3 लेवल्स में स्प्लिट हो जाए। वन स्पेक्ट्रल लाइन जो है आपके पास 3 लेवल्स में स्प्लिट हो जाए। अब क्या होगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि इसकी जो है ये ग्राउंड स्टेट है, ये आपके पास E1 है, कोई भी एनर्जी। तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास जो लेवल्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं कोई भी एनर्जी के साथ। इनमें लेवल्स में स्प्लिटिंग आ जाएगी, और ये किस वजह से होगा? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से। इस इफेक्ट को सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो किया था एक डच साइंटिस्ट है, पीटर जेन। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1896 by the पीटर रीमैन। इसने क्या ऑब्जर्व किया था? उसने ये ऑब्जर्व किया था कि सोडियम की जो डी लाइन है, दो सोडियम को हम उसमें लेते हैं डबलेट, सोडियम डबलेट जो है वो स्प्लिट हो जाता है मोर देन 2 लेवल्स में। ये उसने ऑब्जर्व किया था। उसको आप ये इस तरह कर सकते हैं कि he observed broadening of sodium in a flame स्ट्रोमोमेटिक फील्ड। और इस पे उसको जो नोबेल प्राइज़ भी उसने अचीव किया था 1902 में। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसने ऑब्जर्व ये किया था कि जो सोडियम डबलेट है, बेसिकली सोडियम डी लाइन, ये सोडियम डबलेट क्या है? सोडियम डी लाइन और सोडियम डबलेट, ये सोडियम की स्पेक्ट्रम में दो प्रोमिनेंट लाइंस हैं जिनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो एनर्जी आप कह सकते हैं वो है 588.995, और एक है आपके पास
नैनोमीटर में होगा 589.5924 नैनोमीटर। ये जो दो प्रोमिनेंट लाइन है, इसकी वजह से सोडियम कहते हैं कि सोडियम के स्पेक्ट्रम में दो ये प्रोमिनेंट लाइन है और इसको हम कहते हैं सोडियम डी लाइन और सोडियम डबलेट। इस लाइन की स्प्लिटिंग उसने ऑब्जर्व की थी जब उसने सोडियम को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। ज़ीमैन इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम पहले उसका सेमी क्लासिकल व्यू देखेंगे और उसके बाद उसको क्वांटम मैकेनिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। ज़ीमैन इफेक्ट उसमें हमने ये किया था कि जो आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Q ओवर 2ml। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक हो गया। अब बोहर मैग्नेटॉन को भी हमने डिफाइन किया था, बोहर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू E H कट ओवर 2mc। इसकी वैल्यू होती है 9.274 इंटू 10⁻⁻⁴ as mu is proportional to L. The orbital angular momentum is related to space quantization. The Z component of orbital magnetic moment is fixed by value of magnetic quantum number ml। हो गया। तो Z कंपोनेंट हम लिखते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, म्यू Z इज इक्वल टू कैसे कि आपने यहाँ पे Q के लिए किया था, ठीक है। तो Q की वैल्यू माइनस ये पुट करें तो वो आपके पास और जैसा आपने Z कंपोनेंट के लिए किया तो L की अगर वैल्यू Z है तो जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट उसकी वैल्यू भी Z होगी, ठीक है। म्यू Z उसका Z कंपोनेंट आपने कंसिडर किया है। दूसरा ये कि आप ये देखें कि यहाँ पे एक माइनस साइन है। ये माइनस साइन का क्या मतलब है कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है इट शुड बी ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रॉन के केस में आपके पास जो आपके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट होगी। एल जी जो है उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं एच कट इंटू एम एल, ठीक है। तो एच कट मल्टीप्लाई को आप लिख लें यहाँ पे ई एच कट ओवर 2me और ये क्या है ई एच कट ओवर 2m, ये है आपके पास बोहर मैग्नेटॉन। तो म्यू जी की वैल्यू जो है आपके पास बोहर मैग्नेटॉन और एम एल की वैल्यू में आ गई। अच्छा, अब ये म्यू जी जो ऑर्बिटल जी कंपोनेंट ऑफ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इट इज़ क्वांटाइज। क्यों? क्योंकि एम एल की वैल्यू जो है क्वांटाइज है। क्वांटाइज मीन कि इसकी डिस्क्रीट वैल्यू होगी 0, 1, -1, इनमें से कुछ भी हो सकती है और वो डिपेंड किस पे करेगी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि म्यू जी की जो वैल्यू है ये क्वांटाइज होगी।
अब हम ये कंसिडर करते हैं कि आप कोई भी आपने एटम लिया हुआ है, ठीक है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड में जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहाँ पे एटम में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। वो एटम को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की ट्राई करेगा, ठीक है। और जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू क्रॉस बी। तो बेसिकली वो जो आपके पास जो टॉर्क है वो टॉर्क जो है उसमें एज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो स्टोर हो जाएगा। मीन कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट की इंटरेक्शन होगी एनर्जी के साथ, वो आपके पास एनर्जी की इंटरेक्शन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो अगर आप ये कहते हैं कि एटम को आपने प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इंटरेक्शन अब आप देख रहे हैं एटम और मैग्नेटिक फील्ड का। तो उस इंटरेक्शन में एटम का वो कौन सा पार्ट है या कौन सी उसकी उसकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्ट करी, तो बेसिकली उसका वो मैग्नेटिक मूवमेंट है। हमने डिस्कस क्या करना है, इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक मूवमेंट को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करेगी, जिसकी वजह से वो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक हो गया। तो हम इस तरह लिखेंगे, The interaction of an atom with an applied magnetic field depends on the size of orientation of the atom's magnetic moment। कि आपने जो एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो अब जो जो इंटरेक्शन होगी एटम की मैग्नेटिक फील्ड पे वो किस पर डिपेंड कर रही है। एक तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के जो आपने मैग्नेटिक फील्ड का साइज़ है, और ओरिएंटेशन मीन्स उसकी स्ट्रेंथ पे वो डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक movement. Suppose an external magnetic field is applied along the z axis of an atom। अब हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को आपने z डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है एटम के। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल electromagnetism, the atom ठीक है, और टॉर्क को आप लिख सकते हैं टॉ इक्वल टू म्यू क्रॉस that tends to align its movement with applied magnetic field। अगर हम एटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एटम्स का टॉर्क देखें, तो वो जैसे टॉर्क का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद टाइम इज इक्वल टू टॉर्क। अब ये इसमें जो डी एल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ एल एंड बी। अब क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में इसका प्रेसेशन होगा फॉर द एटम इन मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज नोन एज लार्मर प्रेसेशन। कि आपके पास जो क्योंकि ये आपके पास ये परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है, तो जैसे ही आप इसको मैग्नेटिक एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है। वो जो चेंज है मैग्नेटिक फील्ड के और जो ओरिजिनल एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पे एटम्स का जो एंगुलर मोमेंटम है उसका प्रोसेशन होगा। मीन आप ये कह सकते हैं मोशन का प्रोसेशन होगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो म्यू है आपके पास दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू एल। तो इस वजह से जब आप उसको रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, एटम को मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्रोसेस करेगा अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है। एंगुलर मोमेंटम की वजह से इसका प्रोसेशन हो रहा है। तो अब प्रोसेशन की वजह से, अब प्रोसेशन हो रहा है, तो वो आप उस ऑब्वियसली वो किसी फ्रिक्वेंसी से हो रहा होगा। उस फ्रिक्वेंसी को अगर आप ले, उस फ्रिक्वेंसी को आप कहेंगे लार्मर प्रोसेशन, ठीक है। इसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो म्यू है, ये इसके प्रोसेशन को इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं, तो इसके जो ये इट शुड बी ऑपोजिट टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट।
और यहाँ पे आपने जो ये एंगल है, ये आपने ये किया कि जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है उसको आपने ये डी एल से डिनोट कर दिया, ठीक हो गया। ये इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। तो ये जो आपके पास एंगल बन रहा है ये डी फाई, और एक साइड जो उसकी आपने ले ली डी एल साइन थीटा जो परपेंडिकुलर साइन है, ठीक है। ये आप इसको पहले यहाँ से फिगर से जो है देख लें, फिर उसके बाद आगे हम इसकी थ्योरी जो है या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो है वो हम डेवलप करते हैं। Magnitude of dl, it should be equal to L sin theta into d phi, ठीक हो गया। एक कंपोनेंट को आप उसके एंगल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये सेकंड कंपोनेंट जो आपके पास आ गया, ठीक है। डी एल का कंपोनेंट आपके पास आ गया। इसके अलावा हमें ये पता है डी एल इक्वल टू टॉ, क्योंकि आप इसकी मैग्नीट्यूड से कंसर्न है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसमें मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। टॉ जो है वो बेसिकली किसके इक्वल था, म्यू क्रॉस बी, ठीक है। इट मीन्स म्यू बी साइन थीटा, और म्यू की वैल्यू आप लिख सकते हैं क्यू एल ओवर 2 ME। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। साइन थीटा नॉट क्या आपने ले लिया और डी टी से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक हो गया। ये फॉर्म आ गई आपके पास। अब नेक्स्ट एज वी नो क्यू इक्वल टू माइनस, हमने इलेक्ट्रॉन केस कंसिडर कर रहे हैं। तो अब आपने फार्मूला जो डिराइव करना है वो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला डिराइव करना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लार्मर प्रेसिशन हम उस फ्रिक्वेंसी को डिनोट करेंगे लार्मर फ्रिक्वेंसी से, ठीक है। तो लार्मर फ्रिक्वेंसी बेसिकली जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो क्या होता है डी फाई बाई डी टी। तो इस केस में आपने डी फाई भी डिराइव कर लिया, उसे डी टी से डिवाइड कर दें तो ये है ना आपके पास डी फाई, यहाँ से आप डी फाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये डी फाई लिया है, ठीक है। तो डी फाई बेसिकली क्या है डी एल डिवाइड बाई एल साइन थीटा। डी मॉड ऑफ डी एल डिवाइडेड बाई एल साइन थीटा और 1/dt ऐसे। अब ये डी एल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। वो वैल्यू आप इसमें पुट कर दें और एल साइन थीटा से उसको डिवाइड कर दें। तो क्या वैल्यू आपने ली थी, अब क्यू जो है वो आप माइनस ई लें, क्योंकि अच्छा आपने अभी किया था ना इसको क्यू के साथ किया था, क्यू 2/2m L इंटू बी साइन थीटा। तो हम क्योंकि मॉड ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, अगर आप वैल्यू पुट आप क्यू इक्वल टू माइनस ई पुट कर भी देते हैं तो मॉड की वजह से वो अगेन जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम वैल्यूज पुट करें डी एल की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो आपके पास वैल्यू आएगी क्यू ओवर मैथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एल बी साइन थीटा। ये आपने डी एल की वैल्यू पुट की, इसको आपने डिवाइड करना है एल साइन थीटा से और 1/dt। तो यहाँ पे ये एल साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास आएगा मेगा एल इक्वल टू ई ओवर इंटू, ठीक है। अच्छा इसमें भी ये डी टी आ रहा था तो वो डी टी भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला फॉर लार्मर फ्रिक्वेंसी।
जब आपने एटम को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। वो जो टॉर्क, उस टॉर्क की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या में अलाइन होंगे। इसका मतलब है वहाँ पे वर्क डन हुआ है। वो वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं द वर्क डन is stored as orientational potential energy of dipole in the field। ठीक हो गया। तो U इक्वल टू माइनस म्यू डॉट बी, ये फार्मूला भी ऑलरेडी आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कर चुके हैं। और ये आपको क्या बता रहा है? एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और डिपेंड किस पे करिए? इट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द फील्ड। अगेन हम क्या करते हैं कि जो आपने म्यू की वैल्यू फाइंड आउट की थी उसको इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप फाइंड जो है वो पुट कर दें। जो आपके पास वैल्यू, जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस तरह। ठीक है, आपने म्यू की वैल्यू पुट की है। और अगर आप ये कहें कि क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया हुआ है जी डायरेक्शन में, और यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है, तो एल का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? जी कंपोनेंट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ई बी ओवर 2m एल जी। ठीक हो गया। और एल जी किसके इक्वल आपको पता है? एम एल इंटू एच कट। ठीक हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू पुट करें तो वो आपके पास जो है लार्मर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, और उसको यूँ कर लें कि ई बी एच कट ओवर 2m ई एम एल। ई बी ओवर 2m ये क्या है आपके पास? लार्मर फ्रीक्वेंसी, लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। और एज कट एज इट इज। तो आपने इंटरेक्शन एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ लार्मर फ्रीक्वेंसी जो है आपने रिप्रेजेंट किया। अब आप यहाँ पे अगेन देखें कि ये जो इंटरेक्शन एनर्जी है ये डिपेंड किस पे करिए? एम एल पे। एम एल क्या है? मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो वो भी डिस्क्रीट है आपके पास। ठीक है, 0 1 -1। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास जो एनर्जी है वो भी आपके पास यहाँ पे डिस्क्रीट होगी। ठीक है, इंटरेक्शन एनर्जी जो है आप, क्योंकि एम एल क्वांटाइज है तो यू भी आपके पास क्वांटाइज होगी। जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो आपके पास क्या है? क्वांटाइज। मीन्स कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही अलाउड होंगी, अदरवाइज जो है इसमें हर वैल्यू जो है उसको आप नहीं ले सकते। ठीक है, ठीक है। तो आप इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? द मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल। देयरफॉर इट इज़ क्वांटाइज। क्योंकि एम एल क्वांटाइज है तो मैग्नेटिक एनर्जी भी क्वांटाइज होगी। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। Thus, the total energy of electron is sum of its magnetic energy plus energy in the absence of an applied field। कि आपके पास जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है अब वो किस में? टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ गई? U प्लस ई नॉट। ई नॉट आप वो एनर्जी ले लें जो मैग्नेटिक फील्ड में आपने उसको अप्लाई नहीं किया हुआ था। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो इंटरेक्शन एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी है, बेसिकली ये एम एल पे डिपेंडेंट है, और जो आपके पास ओरिजिनल एनर्जी थी जो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी वो डिपेंड करती है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एन पे। ठीक है, ये क्वांटम नंबर जो आपके पास एन है, जो एन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको आप कहते हैं, एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिससे आप एनर्जी स्टेट को डिफाइन करते हैं या आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल n = 1 मीन के फर्स्ट एनर्जी लेवल है, n = 2 मीन सेकंड एनर्जी लेवल है, n = 1 मीन के आप किसको ले रहे हैं, s ऑर्बिटल ले सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह आप कंसिडर करते हैं। फिर n = 2 में l भी हो सकता है, s भी आ सकता है। वो फिर आगे आप जब आप वेक्टर एटम मॉडल किया हो तो वहाँ पे आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, अभी तक आपने ये देखा कि हमने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो एनर्जी जो है उसमें चेंजेस आई हैं। एनर्जी जो है वो एनर्जी लेवल्स जो है वो स्प्लिट हुए हैं। तो एक सरप्राइजिंग रिजल्ट ये है, द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन आर अनअफेक्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो आंसर है ये सेमी क्लासिकल थ्योरी में जो है ये अवेलेबल नहीं था। जब आप इसको इसी प्रॉब्लम को क्वांटम मैकेनिकली डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे जो हैमिल्टोनियन, हम हाइड्रोजन एटम के लिए हैमिल्टोनियन लिखेंगे, तो वो हैमिल्टोनियन उस हैमिल्टोनियन से के साथ कम्यूट करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते। तो जब आप दो हैमिल्टोनियन कम्यूट करें, इस मीन कि आपके पास जो है उन दोनों के लिए सेम वेव फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए आप ये कहते हैं कि वेव फंक्शन जो है वो अनपर्टर्ब ही रहते हैं, वेव फंक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होते। इसको हम मज़ीद डिस्कस कर लेंगे जब हम क्वांटम मैकेनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अच्छा, लास्ट में हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, कि आपके पास जो स्प्लिटिंग है एनर्जी लेवल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड वो लेवल्स कैसे होंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप उसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ई इक्वल टू ई नॉट प्लस ठीक है, कि आपके पास जो लेवल्स होंगे वो उनकी स्प्लिटिंग डिपेंड किस पे करी, एम एल की वैल्यूज पे डिपेंड करेगी। हम एक कंसिडर करते हैं एग्जांपल कि इसमें आपके पास एक एनर्जी लेवल है, ठीक है, वो है n = 1। इसके लिए l की वैल्यू 0 है, ठीक हो गया। अगर l की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स उसके लिए जो एम एल की वैल्यू है इट शुड बी 0, ठीक हो गया। अच्छा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0 होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, ठीक है। उसके बाद हम एक, अच्छा, अब आप ये कहते हैं कि ये आपके पास ग्राउंड लेवल है, ठीक हो गया ना, आपने ग्राउंड लेवल डिस्कस कर लिया। इसमें एम एल की अगर वैल्यू 0 है तो इट मीन्स कि इस लेवल की स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, एक एक्साइटेड स्टेट जो है वो कंसिडर करनी होगी, जिसके लिए हम ये कहते हैं कि हमने वो लेवल ले लिया n = 2, n = 2। इसके लिए जो आपके पास l की वैल्यू होगी दैट इज़ 1, ठीक हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा कि ये जो l = 1 वाला लेवल है ये स्प्लिट हो जाएगा 3 लेवल में, क्योंकि l की वैल्यू जो है वो उसके लिए जब आप एम एल की वैल्यू लिखें तो वो 3 आती है, ठीक है, 0, -1 और 1। ये है जब l की वैल्यू 1 हो तो एम एल की वैल्यू इस तरह स्प्लिट होती है, ठीक हो गया। तो उसके लिए फिर हम करेंगे कि ये लेवल जब आपके पास जो है ये मजीद 3 लेवल्स में स्प्लिट हो गए। फिलहाल हम इक्वल स्पेसिंग जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं। ये वैल्यू ये लेवल कब होगा, व्हेन एम एल = 1, एम लेवल के लिए एम एल = 0, and for last one ml = -1। ठीक हो गया। तो अब इसके लिए जो एनर्जी लेवल्स हैं जब आपने मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई
मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई। तो अब इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं, अगर आप इसके इस तरह देखें कि इसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी वो आपके पास आएगी 8 माइनस, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 है ना, तो इसमें पुट करें, आपने एज्यूम कर लिया कि जो ई नॉट है वो एच कट ओमेगा के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपने -1 पुट की, तो यहाँ पे एक माइनस साइन अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आप इस लेवल के लिए करेंगे, इस लेवल की जो एनर्जी डिफरेंस है वो आपके पास वही रहेगी, ठीक है, एच कट ओमेगा नॉट, क्योंकि एम एल की वैल्यू यहाँ पे 0 है। और जो एक्साइटेड स्टेट है उसके लिए आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, एच कट ओमेगा नॉट प्लस एच कट ओमेगा एल, ठीक है। तो एनर्जी लेवल इस तरह स्प्लिट हो जाएंगे। एक एनर्जी लेवल आपके पास 3 लेवल्स में स्प्लिट हो गया, और ये डिपेंड किस पे किया है, एल की वैल्यू पे, ठीक है। तो स्प्लिटिंग किस तरह होगी, स्प्लिटिंग के लिए हम ये कहते हैं कि आपके पास जो स्प्लिटिंग नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लेवल्स है वो डिपेंड किस पे करे, एल की वैल्यू पे, और स्प्लिटिंग शुड बी इक्वल टू 2l+1, ये आपके पास आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये ऑड नंबर है, एल की वैल्यू इटसेल्फ जो है इवन है, लेकिन इसमें 1 ऐड करने की वजह से ये ऑड आएगा, ठीक है। लेकिन आप ये देखेंगे जब इसको आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करें, तो जीमन इफेक्ट में जो आपने उसको एक्सपेरिमेंटली उसको ऑब्जर्व किया, तो जीमन इफेक्ट मीन्स के एटम्स को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो आप देखेंगे स्प्लिटिंग जो है वो ऑलवेज इवन होगी। तो फिलहाल अभी हम ये कह रहे हैं, जो हमने थ्योरी डेवलप की, क्योंकि सेमी क्लासिकल थ्योरी है, तो आपने ये कहा कि उसमें जो लेवल्स हैं वो स्प्लिट तो हो रहे हैं, लेकिन वो ऑड नंबर में स्प्लिट हो रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब उनको ऑब्जर्व करें तो वो स्प्लिटिंग जो होती है वो इवन नंबर की होती है। तो ये जो है, ये फ्लॉज जो है ये रिमूव हुआ था क्वांटम मैकेनिकली, जब आप उसको डिस्कस करेंगे। अब एक आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्पिन को कंसिडर, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कंसिडर नहीं किया। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कंसिडर करेंगे तो वो बेसिकली होता है ए नॉर्मल सीमेन इफेक्ट, तो उसमें जो भी है ये फ्लॉ जो है ये रिमूव हो जाएगा। तो जो आपके पास ए नॉर्मल जीमन इफेक्ट है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, लेकिन जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन को इग्नोर करके उसकी थ्योरी डेवलप करें, तो उसका एक्सपेरिमेंट जो थ्योरी जो है वो एक्सपेरिमेंट के साथ वेरीफाई नहीं करती, इसलिए जो है ए नॉर्मल जीमन इफेक्ट जो है वो मोर एक्सेप्टेड है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जीमन इफेक्ट, ठीक हो गया। तो अब हम इसको जब नेक्स्ट में करेंगे तो हम इसको जीमन इफेक्ट को क्वांटम मैकेनिकली देखेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। हमने जो लास्ट लेक्चर में एक हैमिल्टोनियन ड्राइव किया था कि आप किसी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल पोटेंशियल में रखें और उसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, वो भी रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड का उस पर क्या इन्फ्लुएंस होगा। तो उस केस के लिए आपने वो हैमिल्टोनियन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था। अब उसी हैमिल्टोनियन को आगे लेके चलेंगे, ठीक है, और उसको हम जीमन इफेक्ट वहाँ पे अप्लाई करें, मीन्स हम एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जो है आप उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस चेक करेंगे, और पर्टिकुलरली हम देखेंगे किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए देखेंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि फ़िलहाल हम उसको कंसिडर करेंगे नॉर्मल जीमन इफेक्ट कंसिडर करेंगे, मींस हम उसमें स्पेन को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जो अभी हमने थ्योरी डेवलप की है ये वो जो है वो उससे मैच ही करेगी, थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। और उसमें जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन यहाँ पे वेव फंक्शन की जो है स्प्लिटिंग नहीं हो रही, मीन वेव फंक्शन चेंज नहीं हो रहे, वो अनपर्टर्ब ही रहे हैं, तो उसका आंसर भी वहाँ पे आपको इजीली जो है वो अचीव हो जाएगा।